हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन। लास्ट सेशन में हमने किया प्रॉब्लम्स ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। आज हम करेंगे सजेशंस एंड मेजर्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे देश की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से ही स्टार्ट होती है। अगर हम अपने देश में चाहते हैं हैवी इंडस्ट्रीज बने, हैवी गुड्स बने, कैपिटल गुड्स बने, इसके लिए जरूरी है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने की। अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होंगी तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, देश की वेल्थ इंक्रीज होती है, जिस वजह से हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर का बर्डन भी कम होगा। तो लास्ट सेशन में हमने देखा कि हमारे देश में बहुत सी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कॉटन, टेक्सटाइल होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की होगी। वो हर एक इंडस्ट्री की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमने कॉमन में प्रॉब्लम्स की थी। आज हम कॉमन में करते हैं सजेशंस एंड मेजर्स कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं हम इनकी एफिशिएंसी को, प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1, प्रॉपर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम क्या है? इनको प्रॉपर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, अगर होता है तो उनकी क्वालिटी बहुत कम होती है। इसीलिए अगर सरकार बेस्ट क्वालिटी का उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा दे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। जैसे कोल है, कोल इंडस्ट्रीज के लिए, तो अगर हमारे देश में बेस्ट क्वालिटी का कोल अवेलेबल होगा तो इंडस्ट्रीज में प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। एंड सरकार को क्या देने चाहिए? इंसेंटिव्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है, जैसे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, अगर वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करके दें तो कितना बेनिफिट होगा। एंड इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये हमारा मेन सोर्स है जिससे रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। अगर सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करे, एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट करे, एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों को प्रेरित करे कि हमने ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करनी है, उनको नई नई टेक्निक से, जिससे हमारे देश में बम्पर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो सकता है। तो हमारे देश में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कैश गुड्स हैं जो एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस हो रही हैं, तो सरकार इनको इंक्रीज करने का काम करती है। जैसे शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, जिससे शुगर केन और कॉटन की इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड्स एंड इंस्टीट्यूशंस। जो बोर्ड्स हैं एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर हम इनको एस्टैब्लिश कर ले तो हर एक बोर्ड एंड इंडस्ट्री क्या करती है, अपने अपने सेक्टर में, अपनी इंडस्ट्री में उस सेक्टर को डेवलपमेंट का काम करती है। हर एक बोर्ड को पता है कि मेरी इस इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सो बोर्ड्स का काम क्या है कि अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का। इसीलिए हमारे देश की सरकार ने टाइम टू टाइम बहुत सारे बोर्ड्स बनाए हैं, जैसे नेशनल जूट बोर्ड, कॉटन एडवाइजरी बोर्ड हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, सेंट्रल टी बोर्ड एक्ट। इस तरह के बोर्ड एंड इंस्टीट्यूशंस अपनी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। देन इनेक्टमेंट ऑफ पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन। सरकार को चाहिए नई नई पॉलिसीज बनाई जाए जिस वजह से जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं इनकी ग्रोथ हो, इनकी डेवलपमेंट हो। एंड लेजिस्लेशन में भी ऐसे लॉ लाए जाए जिससे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और भी ज्यादा ग्रोथ कर सके। तो सरकार ने टाइम टू टाइम बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी 2000 की बनाई थी। देन जूट को प्रमोट करने की नेशनल जूट पॉलिसी 2005 आई। देन नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सेक्टर, आईटी सेक्टर डेवलप हो, तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को हम अपने घर में खुद क्यों ना प्रोड्यूस करें। ये एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, इसके लिए भी सरकार ने टाइम टू टाइम बहुत सारी
पॉलिसीज बनाई हैं। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन करती हैं, इनकी प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पर होती है। अगर लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगी तो इनको बेनिफिट क्या मिलता है, इनको कॉस्ट रिड्यूस होती है, पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस होगी। तो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है इसमें जी एक्सेस कैपेसिटी भी है। अगर एक्सेस कैपेसिटी को यूज कर रही है तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो इसके लिए जरूरत किसकी है, डिमांड को इंक्रीज करने की। अगर हमारे देश में डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि हम एक पुअर इकोनॉमी है, मिडिल क्लास इकोनॉमी, हमारे देश में कंज्यूमर गुड्स की डिमांड ज्यादा नहीं है, तो सरकार क्या कर सकती है, जो जे एक्सेस प्रोडक्शन है इसको इंटरनेशनल ट्रेड में सेल कर सकती है। तो इसलिए सरकार क्या करती है, टाइम टू टाइम बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रही है। बायलैटरल मीन्स दो कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट, मल्टीलेटरल बहुत सारी कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कि हम आपको जे गुड एक्सपोर्ट करेंगे या फिर जे गुड इंपोर्ट करेंगे। तो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने से लार्ज स्केल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन करेंगी एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगी। इसके लिए क्या हो चाहिए, सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज लगाई है, बहुत सारी डेवलपमेंट की है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया। तो सरकार ने टाइम टू टाइम क्या किया, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, जैसे एक्सटर्नल मार्केट असिस्टेंस स्कीम, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट स्कीम, मर्केंटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एंड सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तो नीति आयोग ने भी कहा है, अगर हम इंडियन इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं तो हमको एक्सपोर्ट को प्रमोट करना पड़ेगा, हमने गुड्स को एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना है। इसके लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च किया ताकि इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट हो सके। नेक्स्ट इज मॉनेटरी एंड फिस्कल मेजर्स। सरकार ने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए बहुत सारे मॉनेटरी एंड फिस्कल मेजर्स भी किए हैं। मॉनेटरी मीन्स पैसे से रिलेटेड, जैसे सरकार ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस कर दिया, एंड फिस्कल पॉलिसीज जैसे सब्सिडीज देने स्टार्ट कर दी। तो सरकार क्या कर रही है, ड्यूटी एग्जम्पशंस एंड रिजर्वेशन स्कीम्स लॉन्च कर रही है, जीरो कस्टम ड्यूटी ऑफ कैपिटल गुड्स ऐसे भी कर रही है। बहुत सारे गुड्स हैं, अगर आपको कोई कैपिटल गुड्स अपने देश में इंपोर्ट करानी है उसके लिए आपको कस्टम ड्यूटी जीरो हो सकती है। विदाउट एनी कस्टम ड्यूटी आप गुड्स को, टेक्नोलॉजी को हमारे देश में इंपोर्ट करा सकते हो, जिसका डायरेक्टली बेनिफिट किसको मिल रहा है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को मिल रहा है। इसके लिए ईपीसीसी स्कीम को लॉन्च किया गया था। देन सरकार टाइम टू टाइम बहुत सारी सब्सिडीज दे रही है एंड इनको मॉनेटरी बेनिफिट दे रही है, लाइक कंसेशनल लोन दे रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है और बहुत कम रेट पर इन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिस वजह से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ज्यादा ग्रोथ कर पाती हैं, इनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल रही है। नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल इंडिकेटर। हम कहते हैं ना जीआई टैग, अगर किसी गुड को जीआई टैग मिल जाए वो गुड वर्ल्ड वाइड में फेमस हो जाती है। तो जीआई टैग कौन देता है, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ग्रांटेड द जीआई टैग। अगर हमारे देश में किसी गुड को, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को जीआई टैग मिल जाए तो वो गुड वर्ल्ड में फेमस हो जाएगी और उस गुड की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आप कहीं बाहर घूमने जाते हो तो आप वहां जाकर क्या चीज डिमांड करते हो, आप कहते हैं जहां की कौन सी चीज सबसे फेमस है। अगर आप उस गुड को जीआई टैग मिला होगा तो आप उस चीज को बहुत ज्यादा परचेज करोगे। हम कहीं भी जाते हैं तो वहां की प्लेस की जो सबसे स्पेशल गुड है हम उसी को परचेज करते हैं। अगर कोई कंज्यूमर गुड्स है वो कंज्यूम जरूर करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि जीआई टैग से उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए जरूरत है कि हमारे देश में जीआई टैग की गिनती है इसको इंक्रीज किया जाए। आज के टाइम में टोटल 365 जीआई टैग्स हमारे देश में मिले हुए हैं। अगर इंडस्ट्रियल गुड को बहुत ज्यादा जीआई टैग मिल जाएंगे तो इसका एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होता है और डोमेस्टिक मार्केट भी इंक्रीज करती है। जैसे
दार्जिलिंग टी इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि जो दार्जिलिंग एक एरिया है जी टी सिर्फ उसी में मिलती है, वहां की टी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। ऐसे जैसे बनारसी साड़ी हो गई जो जीआई टैग में आती है, तो बहुत सारे गुड्स हैं जो जीआई टैग में इंक्लूडेड है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। देन लेबर रिफॉर्म्स, अगर हम अपने देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो, तो लेबर रिफॉर्म्स भी करने पड़ेंगे। हमने जी देखा कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लेबर हैंड मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि लेबर कोड इस्टेब्लिश किए जाए, जैसे 2020 में इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जिससे क्या है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट एंड लेबर में उनके रिलेशन को डिफाइन किया जाएगा, वो स्ट्राइक एंड लॉकआउट कम हो जाएंगे, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहते हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वर्क कैसे करेंगी, लेबर के थ्रू। लेबर के बिना कोई काम नहीं होता, एक मशीन अपने आप काम नहीं करेगी, उसको भी चलाने के लिए लेबर चाहिए। सो जरूरत किस चीज की है कि लेबर के अच्छे रिलेशंस बनाए जाए विद द मैनेजमेंट। अगर लेबर रिफॉर्म किए जाएंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है वो खत्म हो जाएंगे, एंड इसका बेनिफिट क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, एंड इंडस्ट्रियल सिकनेस इंडस्ट्रियल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर R&D होगी, इससे क्या होगा, नई नई टेक्नोलॉजी होगी, नई मार्केट ओपन होगी, अपने गुड को कैसे सेल करना है, प्रमोट करना है। अगर कोई रॉ मटेरियल है, अगर हमें उसी गुड को बनाने के लिए कोई चीपर रॉ मटेरियल मिल जाए जिससे कॉस्ट भी रिड्यूस हो सकती है, इसके लिए R&D बहुत जरूरी है, एंड R&D पर बहुत ज्यादा अमाउंट खर्च होती है। तो सरकार को चाहिए टाइम टू टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत सारा एक्सपेंडिचर किया जाए, बोर्ड एस्टैब्लिश की जाए। तो सरकार ने इसको डेवलप करने के लिए जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड को एस्टैब्लिश किया, रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश किए हैं, एटॉमिक एनर्जी के सेंटर एस्टैब्लिश किए हैं, क्योंकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, एंड इसी नई टेक्निक एंटरप्रेन्योर को दी जाती है, जिससे हम सेल्फ रिलायंस की तरफ जाने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम का मीनिंग क्या है कि हमारे देश में जो एंटरप्रेन्योर हैं वो थोड़े से कन्वेंशनल आउटलुक हैं, उनके आउटलुक को चेंज करना होगा, तो उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, मैनेजमेंट स्किल की जरूरत है। इसके लिए वर्ल्ड बैंक बहुत ज्यादा हेल्प करती है। वर्ल्ड बैंक ने भी अपना टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट बना रखा है, जिससे वो कंट्रीज को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। तो अंडर द गाइडेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक हमारे देश में सरकार ने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को शुरू किया है, जिस वजह से हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन 5 ईयर प्लान। देश में हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, लेकिन ये किसके थ्रू किया, 5 ईयर प्लान। जब हम इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, पॉवर्टी, अंडर डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत डाउन था, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं था। इसको डेवलप करने के लिए हमें प्लानिंग के साथ चलना था, तो हमने 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया, जिससे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया, एंड सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया, इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप किया, क्योंकि इंडस्ट्री हमारे देश का बेस है। लेकिन इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन भी बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ना कि कॉम्पिटिटिव है। इसीलिए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी थी, जिस वजह से क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और रॉ मटेरियल इंक्रीज होगा, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो सकेगा, जिस वजह से उनकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। तो हमारे देश में सरकार ने डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स के लिए जो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जिससे हमारी इंडस्ट्री सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर पाया है। एंड लास्ट वन इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हम कह रहे थे कि अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, इनकी प्रॉब्लम क्या है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है।
हमारे देश में इतना पैसा नहीं है, हमारे देश में सेविंग्स कम है, क्योंकि हमारे सोशल फैक्टर्स ऐसे हैं, फैमिली साइज बड़ा है और जो भी इनकम आती है हम इसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो सेविंग्स कम होने की वजह से हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन की रेट कम है, इन्वेस्टमेंट कम होता है। तो इसके लिए पैसा कहाँ से आ सकता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। चाइना ने डेवलपमेंट करनी शुरू की, पहले तो इसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ही डेवलपमेंट करनी शुरू की थी। तो यही मॉडल हमने अपनाना शुरू कर दिया कि हम फॉरेन सेक्टर पर ज्यादा रिलाई करने लगे। हम फॉरेन सेक्टर से जो पैसा आ रहा है उसको अपने देश में इन्वेस्ट करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जिस वजह से हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती हैं एंड देश डेवलप होता है। इसके लिए देश में सरकार ने कुछ गुड्स में 100% तक एफडीआई कर दी, जैसे कोल माइनिंग में 100% तक एफडीआई हो सकती है, टी प्लांटेशन में, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, सिंगल ब्रांड रिटेलर्स में, इन सब गुड्स में क्या हो सकती है? 100% तक एफडीआई को सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिस वजह से लार्ज स्केल सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर पाया है। तो ये थे कुछ सजेशंस एंड मेजर्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। विद दिस हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा एंड अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।